अस्सलाम क्लास। इससे पिछले सेक्शन में हमने ये डिस्कस किया था असेंबली लैंग्वेज जनरली क्या चीज़ है और उसमें डेटा जो है हमारे पास असेंबली का कोड क्या होता है, मशीन कोड क्या होती है, ISA क्या होती है। और हमने ये देखा था कि कोड जो है वो आपके जो आप डेवलप करते हैं उसको असेंबल करके हेक्स फाइल बना के आप किस तरह से उसको ट्रांसफ़र करते हैं ऑन टू ए माइक्रो कंट्रोलर। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि AVR में स्पेसिफिकली हमने कैटेगराइज किया था कि कुछ कैटेगरीज़ हैं, हमने ब्रॉड कैटेगरीज बनाई हुई हैं, ये इनफॉर्मल कैटेगरीज हैं, जिसमें मैंने आपको ये पॉइंट आउट किया था कि ये मैथ्स लॉजिकल इनबिल्ट मैनिपुलेशन वाली इंस्ट्रक्शंस जो है ये काफ़ी फंडामेंटल मतलब के बेसिक्स ही हैं, इनको हम एक साथ डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। लेकिन मैंने ये कहा था कि ये काफ़ी फंडामेंटल नेचर की हैं और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में हम डेटा ट्रांसफ़र को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, डेटा ट्रांसफ़र को हम डिटेल में क्यों डिस्कस करेंगे, उसकी वजह यह है कि, और ये प्लीज़ नोट कर लीजिए कि ऑलमोस्ट ऑल operations and all functions require डेटा ट्रांसफर। हम देखेंगे कि हमने जितने भी काम करने हैं वो सारे के सारे किसी न किसी तरीके से डेटा ट्रांसफ़र के ज़रिए होते हैं। ठीक है, इवन दी नॉन ऑब्वियस वे। थोड़ा सा हम देखते हैं, पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि मेमोरीज़ कौन सी होती हैं, उनके जो डेटा ट्रांसफ़र होता है मूव अराउंड हो रहा होता है वो बिटवीन मेमोरीज़ हो रहा होता है। फिर हम उसकी पूरी लॉजिक को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा अ फ्यू थिंग्स टू नोटिस, ये एक जनरल ओवरव्यू है। ठीक है, इसमें ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये है कि हमारे पास 23 पिन्स हैं, यानी कि मगर मेरा ये माइक्रो कंट्रोलर है तो इसमें टोटल 23 पिन्स ऐसी हैं जो कि डिजिटल IO है। ठीक है, मेरे पास B, C and D। मेरे पास टाइमर्स आप यहाँ पर देखें कि ये हाईलाइट हम कर रहे हैं साथ में। उसके अलावा मेरे पास AVR की मेमोरीज़ हैं बेस्ड ऑन हार्वर्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो अगर आपको पता हो कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर में फॉन न्यूमन में क्या फॉन नॉयमन रादर उसमें क्या फ़र्क होता है। हार्वर्ड आर्किटेक्चर में बेसिकली आपकी डेटा की मेमोरी और प्रोग्राम की मेमोरी अलग अलग है। अगर आपको प्रीवियस सेक्शन याद हो जो हमने डिस्कस किया था तो वी डिड टॉक अबाउट प्रोग्राम मेमोरी। ठीक है, तो अभी हम इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम IO पोर्ट्स को देखेंगे और आज के लेक्चर में हम AVR मेमोरीज़ को देखेंगे, लेकिन आज के इस सीरीज़ में टाइमर्स को नहीं देखेंगे। अगर हम देखें तो हमारे पास AVR में 3 किस्म की मेमोरीज हैं। ठीक है, एक प्रोग्राम मेमोरी है, अगर आपको याद हो ये हम देख चुके हैं। प्रोग्राम मेमोरी वो एरिया है और जहाँ पे हमारा प्रोग्राम स्टोर होता है। ठीक, रन द प्रोग्राम। ये इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी जो हार्डवेयर है वो फ्लैश, ठीक है, फ्लैश रोम। इट्स अ फ्लैश रोम व्हिच इज़ नॉन वोलेटाइल। ये आपकी डेटा मेमोरी है टेक्नोलॉजिकली इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर इट्स SRAM और EEPROM इज़ EEPROM। दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल ROM। ठीक, तो ये भी नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, तो दीज आर बोथ नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, दिस इज ऑब्वियसली वोलेटाइल। तो एक जनरल सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। अगेन दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड प्रोग्राम पिक्चर, लेकिन इसको आप जो है टेक इट एज अ कंसिडरेशन। ठीक है, और इसको आपने जो है अपने जहन में रखना। एंड आई वुड सजेस्ट एंड स्ट्रॉन्गली अर्ज कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम जो आपको मेमोराइज़ कर लेनी चाहिए। ये आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए एट ऑल टाइम्स। ठीक है, क्योंकि आप जितनी भी प्रोग्रामिंग करेंगे असेंबली के अंदर तो उसमें इस चीज़ की, इस पिक्चर की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। इसमें जो 2-3 चीज़ें मैं हाईलाइट करूँगा वो ये हैं। नंबर 1, हमने ये कहा था कि दिस इज़ योर फ्लैश रोम। दिस इज़ अ पीस ऑफ हार्डवेयर and this is EEPROM and this is your SRAM. Now SRAM
का मतलब है कि दिस इज़ अ स्टैटिक रैम इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। लेकिन अमूमी तौर पे रैम का लफ्ज़ जो है लोग मेन मेमोरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम इस तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहरहाल हमारे पास एक चिप लगी है जो कि एक एस रैम चिप है, एंड पहले हम इसको देख लेते हैं। तो ये एस रैम चिप मेरी जो है वो कुछ लॉजिकल एंटिटीज़ में डिवाइडेड है। एक है मेरे रजिस्टर फाइल, दूसरा मेरा आईओ रजिस्टर, तीसरा मेरा मेन मेमोरी। ठीक है, ये मेरी मेन मेमोरी है, ये जिसको उर्फ आम में क्या हम कहते हैं, रैम कहते हैं। ठीक है, दिस इज माई रैम, दिस इज माई मेन मेमोरी। ठीक, ये मेरे रजिस्टर फाइल है, यहाँ पे मेरे जर्नल पर्पस रजिस्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे आईओ रजिस्टर्स हैं। इसके मेन मेमोरी के अंदर फर्दर मोर मेरे पास एक कॉन्स्ट्रक्ट है जो कि मेरा स्टैक है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें 4 लॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट होते हैं मेरे एस रैम के अंदर जो कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अगर इधर आएँ तो फ्लैश रोम के अंदर आप देखें कि मेरी जो अमूमी तौर पे ये पूरी की पूरी चीज़ जो है मेरी प्रोग्राम मेमोरी है। ठीक है, जहाँ पे मेरा प्रोग्राम स्टोर होता है। लेकिन इसको भी हम लॉजिकल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लॉजिकल कंपोनेंट्स के अंदर जो है वो आप एक तो प्रोग्राम मेमोरी है, एक बूट सेक्टर है। ठीक है, तो ये बूट सेक्टर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज नहीं डिस्कस करेंगे। एक और लॉजिकल डिवाइड भी हो सकती है जो कि हम अगेन आज डिस्कस नहीं करेंगे, और वो होती है IVT। ठीक है, दिस इज इन दिस फिक्स लोकेशन इन द वेरी बिगिनिंग। ठीक है, तो दिस इज नोन एज द इंटरप्ट वेक्टर टेबल। ये भी हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो बेसिकली आपका जो CPU है वो, अगर आप गौर करें कि वो यहाँ से इंस्ट्रक्शंस उठाता है और एग्जीक्यूट करता है, और बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन इट मे बी राइटिंग टू either the register file or the IO or the main memory, or it may be reading from the register file IO। ये बाई-डायरेक्शनल एरो है, ये जाहिर कर रहा है। अगर आप देखें कि इसके साथ में हमारे पास क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है और प्रोग्राम काउंटर है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बेसिकली उस इंस्ट्रक्शन के ऊपर पॉइंट कर रहा होता है। यानी ये देखें कि ये मेरे पास मेमोरी है ना, तो मेमोरी में मुख्तलिफ लोकेशन है और हर लोकेशन का एक एड्रेस है। हर लोकेशन का एक यूनिक एंड डिस्टिंक्ट एड्रेस है जो कि पॉइंट कर रहा है टू वट एवर इंस्ट्रक्शन इज बीइंग स्टोर्ड। ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन का इस लोकेशन पे एक यूनिक एड्रेस है। ठीक है, हर 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 मेमोरी का ये एक उसूल है, हर लोकेशन है का एक एड्रेस होता है, इसलिए ये रैंडमली एक्सेसिबल है। तो स्पेसिफिकली मेरी IR और PC क्या है, IR इज़ द रजिस्टर जिसके अंदर क्या स्टोर्ड है, इसके अंदर एक एड्रेस स्टोर्ड है, और ये एड्रेस पॉइंट कर रहा है टू द इंस्ट्रक्शन विच इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड राइट नाउ। और प्रोग्राम काउंटर भी एक पॉइंटर है और इसके अंदर भी एड्रेस स्टोर्ड है, और एड्रेस स्टोर्ड है ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक, करंट इंस्ट्रक्शन एंड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये कुछ फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए ताकि हम आगे मूव करें। ठीक, तो ये कुछ डिटेल है, मैं इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ थिंग जो कि आप उसकी डेटा शीट, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप डेटा शीट डाउनलोड कर लें। एक आप उसकी इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर की डॉक्यूमेंट जो है PDF डाउनलोड कर दें, और डेटा शीट की PDF फॉर 80 मेगा 328p ये डाउनलोड कर लें आप। ठीक है, जब ये डाउनलोड कर लेंगे तो ये सारी डिटेल आपको डाउनलोड होगी। मिसाल के तौर पर हमें ये पता लग गया कि प्रोग्राम मेमोरी की जो विड्थ है अक्रॉस ये 16 बिट है, और इसमें द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आई कैन अकोमोडेट आर 16K। ठीक है, इसी तरह से ये जो हमने कहा था ना कि डिवाइड है, जनरल पर्पस रजिस्टर्स इनकी तादाद 32 है। मेरे पास 224 IO रजिस्टर्स हैं, और मेरी मेन मेमोरी जो है वो 2048 इसका साइज़ है। इसकी चौड़ाई जो है यानी कि एक एलिमेंट जो है वो 8
बिट का है। सो दिस इज 8 बिट्स अक्रॉस। और इस मेन मेमोरी के अंदर हम अपनी मर्जी से किसी जगह पे स्टैक डिक्लेयर कर सकते हैं। सो वी कैन हैव अ स्टैक समवेयर एनीवेयर हियर, एंड आई होप कि यू आर ऑल अवेयर विद व्हाट द स्टैक इज। ठीक है, हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी। ठीक है, हमारे पास अगर आप गौर करें ये 32 जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। इनका R0 से लेके R31 तक जा रहे हैं। इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि हमारे पास कभी कभी हमें 8 बिट्स हमारे लिए काफ़ी नहीं होते। उसको मैनेज करने के लिए इसने एक सहूलत दी है कि हम एक एंटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम X कहते हैं, एक और एंटिटी है जिसको हम Y कहते हैं, और एक और एंटिटी है जिसको हम Z कहते हैं। और बेसिकली X, Y एंड Z जो हैं वो 16 बिट रजिस्टर्स हैं जो कि कम्बिनेशन है। ठीक है, कम्बिनेशन है ऑफ दीज रजिस्टर्स। तो X जो है वो R26 R27, Y R28 R29 और Z जो है वो R30 R31 को मिलकर बनता है। और आपका जो IS है उसको रिकग्नाइज करता है और हम इसको सब इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो EEPROM जो है वो रेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी है। इसको हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वही सारी डिस्कशन है जो वहाँ पे हुई है। लेकिन हम बेसिकली मैं थोड़ा सा इनफॉर्मली आपको थोड़ा सा डेटा मूवमेंट के बारे में बताता हूँ, क्योंकि हमने ये कहा था कि हमारा डेटा मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और हर चीज़ डेटा मूवमेंट में इंटेल करती है। और मैं थोड़ा सा IO को टच अपॉन करूँगा इन दिस डिस्कशन। ठीक है, तो गोइंग हियर जिससे कि ये वो व्यू है जिसकी हमने बात की। तो बेसिकली ये जो रजिस्टर फाइल है ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? ठीक है, वाई आर रजिस्टर्स इम्पोर्टेंट? जनरल पर्पस रजिस्टर्स। ठीक है, वाई? ठीक है, बिकॉज all major instructions depend on GPRs। ठीक, यानी कि R0 से लेके R31 तक इन रजिस्टर्स को अगर मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, मतलब इनफैक्ट ISA जो मेरी है 80MHz-328P की जो ISA है, ये अक्सर ऑपरेशंस जो हैं वो सिर्फ GPR के साथ एग्जीक्यूट करती है। तो अगर मैं GPR इस्तेमाल नहीं करूँगा तो मैं इसको इनफैक्ट कोई भी काम प्रोग्रामिंग के हवाले से नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि ऐसा क्यों है और क्या है। ठीक, तो लेट मी जस्ट गिव यू एन आइडिया। पहले मैं आपको डेटा मूवमेंट, क्योंकि हमने कहा था कि डेटा मूवमेंट इज़ वेरी फंडामेंटल। तो there is a way that data can move from program memory to register। ठीक है, यहाँ से मैं डेटा मूव करके रजिस्टर फाइल पे लेके जा सकता हूँ। इसको भी मैं जिक्र करूँगा, एक्सप्लोर नहीं करेंगे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि मैं एक रजिस्टर से किसी और रजिस्टर में, मेरे पास एक कमांड है, लगता है कि मेरे पास एक कमांड है, ठीक है, जिसकी डेस्टिनेशन भी रजिस्टर है और सोर्स भी रजिस्टर है। ठीक है, तो मूव की कमांड मिसाल के तौर पे ऐसी है, मैं यहाँ पे मूव लिख देता हूँ, जो कि लेट्स से कि R16 R17। इसका मतलब है कि जो R17 में पड़ा हुआ है उसको R16 में डाल दो। तो इफ़ आई एम राइटिंग फ्रॉम अ रजिस्टर, यानी इफ़ आई एम मूविंग, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डेटा मूवमेंट। ठीक है, अगर आपको याद हो कि आज का सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है, दिस इज डेटा मूवमेंट। तो डेटा मूवमेंट में मेरे पास फ्रॉम रजिस्टर टू रजिस्टर आई एम यूजिंग मूव। ठीक, सेकंड
हम आते हैं कि इफ़ आई वांट टू, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ एज अ साइड नोट, आई कैन मूव डेटा फ्रॉम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोग्राम, आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा। ठीक है, तो हम देखेंगे बाद में एक हमारे पास तरीका है कि यहाँ से यहाँ डेटा मूव कर सके। इसकी कमांड असेंबली में होगी LPM। ठीक है, लोड फ्रॉम प्रोग्राम में। उसके बाद आप जाएं, अगर मैंने रजिस्टर फाइल से कोई चीज़ IO रजिस्टर पे राइट करनी है तो मैं इसके लिए आउट की कमांड इस्तेमाल करूँगा। यानी कि अगर मेरी सोर्स जो है वो रजिस्टर फाइल है और डेस्टिनेशन मेरी IO रजिस्टर, मिसाल के तौर पे, और अगर आपको इंस्टेंट कमांड्स को मैं डिस्क्राइब करूँगा, लेट्स से कि मैं कहता हूँ आउट, दिस इज़ द कमांड। ठीक है, इसमें इस केस में क्या होगा, सोर्स एक रजिस्टर फाइल होगी और डेस्टिनेशन एक IO रजिस्टर होगा। तो आई कैन से कि आउट सोर्स इज R16, यानी कि जो R16 में पड़ा हुआ है कॉमा उसको इधर डाल दो। और इसका इन्वर्स जो है वो ये है कि अगर मैंने IO रजिस्टर में से कोई डेटा उठा के, यानी कि सोर्स मेरी IO रजिस्टर है और डेस्टिनेशन मेरी रजिस्टर फाइल है, तो मैं इनकी कमांड इस्तेमाल इन। तो मैं इस तरह कर सकता हूँ कि जी मेरी सोर्स जो है वो पिन B है, ये भी एक IO रजिस्टर है, और इससे मैं डेटा R16 में डालना चाह रहा हूँ, तो मैं इनकी कमांड इस्तेमाल करूँगा। ठीक, आगे चलें। अगर मैं रजिस्टर फाइल से कोई डेटा मेमोरी में डालना चाहता हूँ तो मैं स्टोर की कमांड और इसकी वेरिएशंस कुछ है। ठीक है, मैं अभी सिंपल वाली की बात कर रहा हूँ, यानी कि इफ़ आई वांट टू राइट समथिंग, यानी R16 में जो पड़ा है मैं चाहता हूँ कि वो मेन मेमोरी की उस जगह पे चला जाए बीइंग पॉइंटेड एट बाय X। तो X अगर एक पॉइंटर है विच इज़ पॉइंटिंग टू सम लोकेशन हियर, तो मैं क्या करूँगा, ये करूँगा स्टोर whatever is lying in R16 to the memory location being pointed by X, not into X। हम R16 की वैल्यू X में नहीं डाल रहे, रादर हम ये कह रहे हैं कि R16 में जो पड़ा है उसको वहाँ डाल दो जहाँ पे X पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और इसका जो उल्टा है वो है लोड। ठीक है, अगर मैंने ये कहना हो कि जो X में पड़ा है उसको R18 में डाल दो, तो मैं क्या करूँगा, लोड करूँगा। बहरहाल ये अगेन इसकी भी कुछ वेरिएंट्स हैं, मैं सिंपल एग्जांपल्स दे रहा हूँ। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर इफ आई वांट टू मूव डेटा इनटू द स्टैक, तो आई विल यूज द पुश कमांड, एंड इफ आई वांट टू रिमूव इट आई विल यूज पॉप। ठीक है, तो लेट्स से कि आई वांट टू पुश समथिंग इन द स्टैक, I will use push। ठीक है, तो I can say push whatever data I have in R16 into the stack। और फर्ज करें कि मैं चाहता हूँ कि जो स्टैक की टॉप पे पड़ा हुआ है उसको एक्सेस करना चाहता हूँ, टॉप ऑफ द स्टैक को, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि स्टैक जो है एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें मैं सिर्फ टॉप ऑफ द स्टैक को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा pop। तो if I do this, if I do a pop R17, इसका मतलब है या R16 एक्सक्यूज मी, कि जो चीज़ टॉप ऑफ द स्टैक में पड़ी थी उसको R16 में डाल। तो इसकी डायरेक्शन यू है, ये एक जनरल आइडिया है मूवमेंट का डेटा। और मैं आपको सरसी तौर पे हम लोग ये पहले डिस्कस कर चुके जब हमने IO डिस्कस किया था। IO भी मैंने पैकेज किया है डेटा मूवमेंट के अंदर। ठीक है, उसको मैंने डेटा मूवमेंट में क्यों पैक किया है, क्योंकि आपको एक रिविजन है फॉर द क्लास। तो ये है कि मेरे पास IO स्पेस के अंदर जो ये मेरे IO रजिस्टर्स हैं, इसके अंदर मेरे पास कुछ स्पेसेस हैं जो कि पिन से कॉरस्पॉन्ड हैं। अगर आपको याद हो, मैं
कलर चेंज कर लेता हूँ कि मेरा जो माइक्रो कंट्रोलर है इसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास 23 पोर्ट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। ये मेरी जो पिन्स हैं ये पोर्ट सी है, ठीक है, इसको पोर्ट बी कह लें और इसको डी कह लें, पोर्ट बी, ठीक है। तो हर पोर्ट यानी कि जो पिन्स की कॉम्बिनेशन है इनसे कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास 3 रजिस्टर्स हैं, DDRB, जब मैं खाली इसकी बात करूँ, पोर्ट बी एंड पिन, और इसका ये किधर पाई जाती हैं, इस स्पेस में, ये स्पेस है IO रजिस्टर स्पेस, इसके अंदर पाई जाती है और इनको मैं आउट और इन के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। तो बेसिकली इनका रोल क्या है, जस्ट अ रिमाइंडर कि अगर मैं चाहता हूँ कि कोई डेटा, फर्ज करें कि मैं चाहता हूँ कि इन पिन्स को मैं एज ए आउटपुट इस्तेमाल करूँ, आई वांट टू यूज देम एज आउटपुट, ठीक है। तो मैं DDRB की जो वैल्यू है इसको मुझे या फिर ये करना पड़ेगा। जब मैं इसकी वैल्यू 1 करूँगा तो ये एज आउटपुट इस्तेमाल हो सकता है, ये पहला स्टेप है। और उसके बाद क्या होगा कि इसको मैं थोड़ा सा मूव कर, मैंने अगर इसको एज एन आउटपुट इस्तेमाल करना है पूरी चीज़ को, ठीक है, तो मुझे इसको इस्तेमाल नहीं करूँगा। अगर मैंने आउटपुट इस्तेमाल करना है तो मैं यहाँ पे इस रजिस्टर में जो डेटा डालूँगा, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 1 1 1 1 0 0 0 0 डालता हूँ तो मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा 1 1 1 1 0 0 0 0, ठीक है। तो बेसिकली मुझे आउट इस्तेमाल करना पड़ेगा। और किस तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा, मैं कुछ भी दिखा देता हूँ कि मुझे कुछ इस तरह का काम करना पड़ेगा कि LDI R16 0xFF यानी कि R16 की वैल्यू FF कर दो, उसके बाद आउट करो DDRB में R16 यानी कि ये जो FF की वैल्यू है ये DDRB पे लिख दो। तो अब क्या होगा कि यहाँ से डेटा मूव करके R16 से DDRB के अंदर इस जगह वो डेटा आ जाएगा, उसकी वैल्यू FF हो जाएगी और इसकी वजह से ये आउटपुट हो जाएगा। और फिर मैं अगर ये वैल्यू भेजना चाहता हूँ बाहर तो मैं कर सकता हूँ LDI R17 0xF0 ये वाली वैल्यू, और फिर मैं क्या कहूँगा आउट पोर्ट बी कॉमा R17। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये आउट की कमांड से R17 की वजह से पोर्ट बी पे आएगी, और जो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी वो मेरे यहाँ पे पिन्स पे एज एन आउटपुट रिफ्लेक्ट होगी, ये ठीक तो मेरा मकसद है। ऑल्टरनेटिवली अगर आप देखें कि अगर मैं इसको एज इनपुट इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लेट्स से कि आई वांट टू यूज दिस एज इनपुट, मैं चाहता हूँ कि डेटा अंदर है, इसको इनपुट सेट करने के लिए जो मेरी डायरेक्शन DDRB है इसकी वैल्यू 0 0 मुझे करनी पड़ेगी। आई हैव टू मेक इट 0 0। अगर मैं इसको 0 0 कर दूंगा तो अब ये इनपुट हो जाएगी। और फर्ज करें कि मैं चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे कोई डिवाइस कनेक्टेड है, यहाँ पे कोई 8 बिट डिवाइस कनेक्टेड है और यहाँ से जो भी डेटा आ रहा है वो मैं चाहता हूँ कि मैं देख सकूँ, मैं पढ़ सकूँ। तो वो डेटा जो है जब मैं इसको एज एन इनपुट सेट कर दूँगा तो वो जो डेटा है वो पिन बी में आएगा, ठीक है, वो पिन बी में आएगा। और फिर मैं उसको किसी रजिस्टर में डाल के, तो जब वो पिन बी में आ जाएगा, लेट्स से कि ये पिन बी है, तो उसको रीड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनकी कमांड इस्तेमाल करनी पड़ेगी ताकि मैं उसको रीड कर सकूँ। इसको थोड़ा नज़र मार लेते हैं और इस पर कंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो अब देखें कि मैं किस तरह से करूँगा। यहाँ पे तो इनकमिंग डेटा है, रूम में वो डेटा है, तो
मैंने क्या किया, LDI R16 0x00 कर दिया। मैं इसलिए करूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट असाइन नहीं कर सकता। आई कैन नॉट यूज़ असाइनमेंट डायरेक्टली टू DDRB को मैं सिर्फ आउट की कमांड के साथ और इन की कमांड के साथ इस्तेमाल कर सकता हूँ। और आउट की कमांड, इनकी कमांड जो है वो जनरल पर्पस रजिस्टर इस्तेमाल करती है, ठीक है। उसके बाद मैं ये करूँगा कि जी आउट DDRB R16 में क्या पड़ा हुआ था, 00 R16 में अंदर पड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने क्या किया, आउट की कमांड इस्तेमाल करके जनरल पर्पस रजिस्टर से आउट की कमांड इस्तेमाल करके DDRB को उसकी भी वैल्यू 00 कर दी यहाँ पे, ठीक है। जब 00 कर दी उसकी वजह से ये सारा का सारा इनपुट हो गया। उसके बाद मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो डेटा आ रहा है उसको मैं रीड कर सकूँ। तो उसको रीड मैं कैसे करूँगा, उसकी रीड करने के लिए पिन की रीड करना पड़ेगा। रीड करने का मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि जनरल पर्पस रजिस्टर में आ जाए, यानी कि मैं इसको जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा है, मैं इसको यहाँ से उठा के जनरल पर्पस रजिस्टर में लेके जाना चाहता हूँ। मैं इनकी कमांड इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम चाहते हैं कि हम पढ़ें, देखें कि इस पिन पे वो क्या सिग्नल आ रहा है। तो हम ये करेंगे इन फ्रॉम पिन B इंटू R17। तो अब R17 में वो इंफॉर्मेशन आ गई है जो कि इस पिन पर दिखाई है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने गौर किया कि हम पिन्स यानी कि डिजिटल पिन्स के ऊपर IO जो कर रहे हैं उसके लिए भी डेटा मूवमेंट ही इस्तेमाल हो रही है। और आगे जाके हम देखेंगे कि आपने देखा होगा कि IO रजिस्टर्स की तादाद हमारे पास बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो वो जो IO रजिस्टर्स की हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद है उसकी एक वजह है, ठीक है, कि लेट मी जस्ट गो टू दिस स्लाइड, ठीक है। IO रजिस्टर की तादाद हमने कितनी डिस्कस की थी, दिस इज दीज आर 224, ठीक। तो 224 जो हैं उनमें से 6 तो वो हमारे 6 नहीं 9 जो हैं वो तो डिजिटल IO के लिए हो गए, ठीक है, डिजिटल IO, ठीक, जिसमें हमारे पास DDRB, DDRC, DDRD, पोर्ट B, पोर्ट C, पिन B, पिन C, पिन D, ठीक है। लेकिन बाकी क्या है, हम देखेंगे कि बहुत सारी जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है हमने वो IO रजिस्टर के अंदर पाई जाती है। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर्स तरह तरह के जो हैं, चाहे हम EEPROM के साथ बात कर रहे हैं, चाहे हम UART के ऊपर कम्युनिकेशन कर रहे हों, चाहे हम SPI से कम्युनिकेशन कर रहे हों, चाहे हम टाइमर्स इस्तेमाल कर रहे हों, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे पड़ी है। और अगर हम यहाँ से यहाँ राइट करेंगे तो हम आउट की कमांड इस्तेमाल करेंगे, और अगर हम यहाँ से यहाँ राइट करेंगे तो हम इनकी कमांड इस्तेमाल करेंगे। तो विद दिस आई होप कि यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ डेटा, ठीक है। थोड़ी बहुत आपको क्या नाम है, हमारे पास जो मेमोरी एलिमेंट्स हैं उनकी आइडिया हो गया होगा, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा विद रिगार्ड्स टू हाउ IO इज़ हैपनिंग, ठीक है। तो आई होप कि इन दिस कंक्लूजन we can conclude with a good general understanding of how data movement works on ATmega328P using assembly language, or why it's very important. We will conclude this session with this topic here.